हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश बाय विजय के एम आर। तो आज की क्लास बेसिकली इसी पे बेस्ड रहेगी कि मैं इंग्लिश को कैसे हम अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये बेसिकली क्लास इसको हम एज अ डेमो भी कंसिडर कर सकते हैं और एज ए हम देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश को हम कैसे अप्लाई करते हैं। कंप्लीट पूरी इंग्लिश जो होती है ना, इंग्लिश की एक अप्रोच होती है, वो अप्रोच को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस तरह से हम अप्रोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली उसी मतलब कि एक इंग्लिश की जो रूट होती है ना, उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप लैंग्वेज में इंग्लिश को कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली कंप्लीट एक डिटेल वीडियो रहेगी इंग्लिश को हम कैसे अप्रोच करते हैं, किन किन चीजों पे कमांड करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तो ये उसी पे बेस्ड रहेगी कि लैंग्वेज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, लैंग्वेज को हम कैसे सीखते हैं। एज ए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो रहेगी जिसको आप देख रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल को ये कंसिडर करेगी, जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल को क्रैक करेगी बेसिकली कि यानी कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो हम इंग्लिश को कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम क्लास डिस्कस करेंगे और ये क्लास रहेगी कि हम इंग्लिश को कैसे अप्रोच करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं यहां पे, तो इंग्लिश मैं कंसिडर करवाऊंगा एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या एक लैंग्वेज है, ठीक है, और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो अप्रोच क्या होती है? देखिए, लैंग्वेज को हम पढ़ते हैं तो उसमें हम दो तरह के अप्रोच अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपने ये मैटर नहीं करता कि इंग्लिश आपने कहां से पढ़ी है, लेकिन ये मैटर करता है कि आप इंग्लिश को किस लेवल से पढ़ते हैं, किस तरह से आप इंग्लिश को उठाते हैं। ठीक है, बेसिकली इन्हीं चीजों पर मैं बात करूंगा आज। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सब जानते हैं। इंग्लिश को हम एक लैंग्वेज कंसिडर करते हैं और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें एक अप्रोच की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो अप्रोच क्या है? देखिए, वो अप्रोच है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अप्रोच होती है दो तरह की, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, एक होती है बच्चों ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब देखिए, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है। ठीक है, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है। अब ये अप्रोच क्या होती है? देखिए, अप्रोच का मतलब ये होता है कि हम इंग्लिश को कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है, देखिए, सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है? सब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है जो हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ठीक है, जो हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं हमारे। ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का मेरा मतलब है कि हम अपने अजम्पशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है हमारी अपनी जो हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हम कंसिडर करते हैं। कैसे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कैसे कर सकते हैं? एक बार मैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच और बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब्जेक्टिव अप्रोच मान के चलता हूं। देखिए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है? ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो होती है कि कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, और एक है इसमें अकॉर्डिंग टू द सेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंस या अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, और कंडीशन मैं कंडीशन भी कह सकता हूं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है, अब हम सीखेंगे इन दोनों चीजों का मतलब क्या होता है। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा और उस एग्जाम्पल से मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने सपोज मैथ में सुना होगा, आपने 2+2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, आपने मैथ में ये सीख रखा है कि 2+2 4 होते हैं। अब ये 2+2 4 कंफर्म है, ये 2+ हम 2 करेंगे तो 4 ही रहेगा। सपोज कोई गुजर गया तो भी ये 4 है। ठीक है, कोई हंस रहा है तो भी ये 4 है, कोई रो रहा है तो भी ये 4 है। ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में ये 4 का 4 रहेगा, ये हमें बिल्कुल पता है कि 4 रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ये। ठीक है, लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में ऐसा क्यों नहीं है? लैंग्वेज क्या कहती है कि लैंग्वेज में ऐसा इसलिए नहीं होता कि लैंग्वेज ये चेक कराती है कि आपकी सेंस क्या है, आपके किस अकॉर्डिंग के ऊपर आप सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया यहां पे, अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा और उस चीज से आप टैकल करना है कि क्या चीजें आप कंसिडर करवाते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूं। देखिए क्या है, मैंने लिखा यहां पे, शी शुड वेट ऑन लिख देते हैं। ठीक है, वेट ऑन, शी शुड वेट ऑन हिज इल हस्बैंड।
ठीक है, और एक मैंने आपके सामने लिख दिया, एक एग्जाम्पल ये लिख दिया, और एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिया, शी शुड वेट फॉर हिज इल हस्बैंड। अब देखिए दोनों एग्जाम्पल्स में क्या गलती है। देखिए अगर मैं इस वेट ऑन की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस वेट ऑन की बात करूं तो इस वेट ऑन का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। अगर मैं इस वेट फॉर की बात करूं, इस पर्टिकुलर वेट फॉर की बात करूं तो इसका मतलब होता है इंतजार करना। ये एक फ्रेज क्रिएट करिए, क्या है, फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। अब इसकी अगर मैं देखिए, यू नीड नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्रांसलेट हिंदी मीनिंग, आपको हिंदी मीनिंग नहीं कह रहा, आपको सेंस समझनी है। कैसे? शी शुड वेट ऑन हिज इल हस्बैंड, ठीक है, वो अपने बीमार पति की देखभाल करेगी या वो अपने बीमार पति का इंतजार करेगी, ठीक है। यह हमारे अकॉर्डिंग टू सेंस चलती है। अब ये अकॉर्डिंग टू सेंस क्या होते हैं? अगर अकॉर्डिंग टू सेंस देखो तो मेरे को ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट लगता है कि वो अपने बीमार पति की देखभाल ही करेगी, ये बात ठीक है कि वो अपनी बीमार पति की देखभाल करेगी, ये बात आपको पता है, ठीक है। अगर मैं यहां बोल दूं शी शुड वेट फॉर हिज इल हस्बैंड, इंतजार, वो अपने बीमार पति का इंतजार करेगी। यार बीमार पति का इंतजार के यानी कि इलॉजिकल सेंस है। अब इलॉजिकल सेंस है, ये होती है बच्चे, यही होती है जो अकॉर्डिंग टू हम सेंस चलते हैं, ये होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। जो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हमें, तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो मेरे को ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लगेगा और ये सेंटेंस बिल्कुल इनकरेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि बीमार उसके पति है, उसका इंतजार क्या कर रही है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि क्या पता सर वो हॉस्पिटल में इंतजार करी हो, ये क्या पता है ना सिलेक्शन पर डाउट ला देता है। क्यों? ये क्या पता है ना हमारी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हमारी अजम्पशन क्रिएट कर देता है, ठीक है। अजम्पशन क्रिएट करता है, दैट मीन्स हमारे अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करता है, जो कि हमें वहां अप्लाई नहीं करने। आपका एग्जाम निकलेगा ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, सब्जेक्टिव अप्रोच आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अप्लाई नहीं करनी, ये पहली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वो अपने बीमार पति की देखभाल करेगी, ठीक है। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने और वो करवाऊंगा मैं ट्रीट से कि कैसे। मैंने लिखा आई एम या इज आ टीचर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया आई एम, और एक लिख दिया मैंने आपके सामने ये कि आई एम या इज आ प्रोनाउन। मैंने आपके सामने ये दो स्टेटमेंट और लिख दी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? आई एम ए टीचर, यानी कि मैं एक टीचर हूं, तो दैट मीन्स आई एम ए टीचर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। दैट मीन्स आई क्या यहां पे स्पीकर है, आई क्या यहां पे स्पीकर है, ठीक है, स्पीकर। और टीचर क्या है? मैं हूं, यानी कि आई एम अ टीचर। तो यानी कि आई एम अ टीचर यानी कि यहां किसी ये पर्सन है, टीचर क्या है? पर्सन है। क्यों? एक पर्सन है, वो पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहा है, तो उस सेंस में हम एम यूज करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेंस तो यही कहते हैं ना कि यार पर्सन का जिक्र हुआ है, तो पर्सन का जिक्र हुआ है तो यहां मैं एम यूज करूंगा, ठीक है। अब सपोज मैंने यहां बोल दिया कि आई एम अ प्रोनाउन, मैं एक प्रोनाउन हूं, ये तो इलॉजिकल सेंस हो गई। आई एम अ प्रोनाउन, मैं एक प्रोनाउन कैसे हो सकता हूं? प्रोनाउन तो क्या एक लेटर है, प्रोनाउन तो क्या एक लेटर है, तो लेटर कंसीडर करवाएगा तो उस सेंस में हम आई इज अ प्रोनाउन, आई इज आएगा। तो ये बच्चे, कुछ बच्चे ये कहते हैं कि आई के साथ हमेशा एम ही यूज होता है, ये इलॉजिकल है। अकॉर्डिंग टू सेंस चलोगे तो आई के साथ में इज भी यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जो बहुत से बच्चों को यही नहीं पता कि इज भी यूज होता है आई के साथ में। तो आई के साथ में इज भी यूज होता है, कैसे कि आई इज अ प्रोनाउन, यानी कि मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा यह है, अगर वो लेटर की फॉर्म में पूछे, किसी पर्टिकुलर लेटर की बात करे, ये लेटर वो ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी डी ईटीसी, कुछ भी लेटर हो सकते हैं वो, जब वो एक लेटर की तरह कंसीडर करवाएगा तो वहां हमको इज यूज करना पड़ेगा आई के साथ में। जब वो किसी पर्सन की बात करेगा पर्टिकुलर की, उस सेंस में हमें एम यूज करने का। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टू स्टेटमेंट, ठीक है। ये है इंग्लिश को सीखने का तरीका, ठीक है। तो ये तो थी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात, ठीक है। बेसिकली ये थी सब्जेक्टिव, तो आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पे नहीं चलना, आपको ऑब्जेक्टिव अप्रोच के दम पे आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो ये थी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात। अब जिसने नोट करना वो नोट कर सकता है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब मैं इसके आगे की बात करूंगा कि इससे आगे क्या क्या सीखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं रिमूव करता हूं इसको, ठीक है। देखिए अब देखिए, अब यहां तक मैंने सीखा है कि एक इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज में टू अप्रोच होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है।
अब मैं जैसे एक स्टेप आगे बढ़ा ना तो मुझे कुछ और चीज देखने को मिली। जैसे ही मैं इस लैंग्वेज से आगे बढ़ा मैं, तो मेरे को एक चीज और टैकल करने को मिली, और वो क्या है? साउंड्स। देखिए ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, इतनी डिटेल चीजें मैं बताऊंगा ये कोई नहीं बताएगा। इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज से साउंड प्रोड्यूस होती है। यह आपको सभी को पता है कि जैसे हम कोई चीज सीखते हैं, हम भाषा है भाई, भाषा में साउंड तो प्रोड्यूस होगी। जैसे हम लर्न करते हैं किसी चीज को तो साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब साउंड प्रोड्यूस होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में बच्चे साउंड होती है 44। यह आपको सभी को पता होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड होती है 44, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप इससे और आगे गया साउंड से, तो साउंड से एक स्टेप और आगे जाते ही मुझे एक लेटर दिखा, ठीक है। लेटर, मेरी मुलाकात किससे हुई? लेटर से, ठीक है। अब लेटर से जैसे मेरी मुलाकात हुई तो साउंड जो प्रोड्यूस करते हैं ना, साउंड को एक, देखिए साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वर्ड्स की डिमांड होती है, ठीक है। यानी कि साउंड से प्रोड्यूस हुआ हुआ लेटर, ठीक है। और लेटर इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं 26, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई। कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई? कैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई? साउंड्स होते हैं 44 और लेटर होते हैं 26, ठीक है। अब यार एक बात बताइए यार, ये ज्यादा क्यों है साउंड्स, जबकि लैंग्वेज में तो हम 26 वो पढ़ते हैं लेटर्स, जो कि ए बी सी डी जो भी हम ये पढ़ते हैं वो 26 लेटर होते हैं जो कि हम उनको कहते हैं, ठीक है। अब 44 साउंड्स होती है। यार 44 साउंड्स का मतलब क्या है? यार साउंड ज्यादा है लेटर कम है, ये कैसे हो सकता है कि भाई साउंड ज्यादा हो गए और लेटर कम हो गए, ठीक है। कैसे? देखिए साउंड्स जब हम पढ़ते हैं तो साउंड्स क्या होती है? रिपीट होती है। कैसे सीखते हैं? देखिए एग्जांपल मैंने लिखा कि मैंने लिखा आई लिव इन दिल्ली, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आई लिव इन दिल्ली, अब मैं इसको देखना और एक स्टेटमेंट आपके सामने मैंने लिखी। जैसे अब सपोज हम यहां पे लाइव है तो मैं बोल देता हूं वी आर लाइव नाउ, शैल वी स्टार्ट नाउ द क्लास, ठीक है। तो वी आर लाइव नाउ, ये लिख दिया मैंने, वी आर लाइव नाउ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, वी आर लाइव नाउ। तो देखिए ये लाइव और इस लाइव को पढ़ने का तरीका मेरा प्रोनाउंस अलग हो रहा है। कैसे? मैं बोल रहा हूं कि आई लिव इन दिल्ली, तो लिव मैंने क्विक रिस्पॉन्स किया, लिव, ठीक है। और मैंने यहां पे लिखा कि वी आर लाइव नाउ, वी आर लाइव। देखिए लाइव मेरा प्रोनाउंस करने का वे बदल गया। तो दैट मीन्स यार साउंड्स क्या होती है? रिपीट होते हैं, तभी ये 20 यानी कि 44 होती है। तो ये लॉजिक है इसका कि साउंड 44 क्यों होते हैं? तो साउंड 44 इसलिए होती है क्योंकि साउंड्स होती है हमारी रिपीट होती है, ठीक है, ठीक है। रिपीट होते हैं साउंड्स, क्या 44 होते हैं, रिपीट होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि साउंड्स होती है 44 जो कि हमारी रिपीट होती हैं, ठीक है, ठीक है। ये साउंड्स होती है 44 जो कि हमारी रिपीट होती है। जैसे मैंने बताया था कि वी आर आई लिव इन दिल्ली और वी आर लाइव नाउ। तो लाइव दो चीज है ना, देखिए लिव स्पेलिंग वही है, सिर्फ हमारा प्रोनाउंस करने का वे बदल गया, इसलिए साउंड्स क्या होती है? रिपीट होती हैं। और जो हमारी रिपीट साउंड्स होती है वो 44 होते हैं जो कि रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, इसलिए हमारी साउंड्स ज्यादा है, ठीक है। अब लेटर्स की बात करूं मैं, यहाँ पे साउंड से निकल के आते हैं लेटर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स को मैं 2 टाइप से डिवाइड करता हूं जो कि बेसिक बनते हैं। लेटर्स में आता है हमारी वोवेल, वोवेल होते हैं हमारे 5 और कॉन्सोनेंट, यानी कि लेटर्स में ये दो चीजें डिस्कस होती हैं, ठीक है, ये यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट। अब देखिए वोवेल होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो वोवेल हमें जो पढ़ाए जाते हैं ना वोवेल, वो होते हैं 5 जो कि हम AEIOU कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, वोवेल होते हैं हमारे 5, ठीक है, ये होते हैं हमारे वोवेल 5। हालांकि वोवेल ज्यादा होते हैं लेकिन छोटे लेवल पे मैं अभी बता रहा हूं कि वोवेल 5 होते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े जाते हैं। अदरवाइज वोवेल ज्यादा होते हैं बच्चे, ये चीज कतई मत रटना कि वोवेल 5 ही होते हैं, वोवेल और भी होते हैं, ठीक है। वो किसी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि वोवेल ज्यादा कैसे होते हैं, ठीक है। एक आपने IPE चार्ट सुना होगा, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जो ब्रिटिश लोग पढ़ते हैं, उसमें अमेरिकन इसमें चार्ट्स में डिस्कस होता है हमारे कि वोवेल कितने ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे साउंड्स देखा, मैंने साउंड से मैं एक स्टेप आगे बढ़ा तो मुझे लेटर्स मिला, और लेटर्स से मैंने जब एक स्टेप और आगे बढ़ाया ना तो मुझे मिला यहाँ पे वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि वर्ड, यानी कि लेटर्स से वर्ड बना है, और इसको मैं पूरा नाम देता हूं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये इसको देता हूं मैं वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। कॉन्सोनेंट छोटा लिख लेते थोड़ा,
ठीक है। तो लेटर से निकल के आते हैं वर्ड फॉर्मेशन। अब वर्ड फॉर्मेशन का मेरा मतलब क्या है? अब आपके दिमाग में एक चीज है कि वर्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है बच्चे कलेक्शन ऑफ वर्ड, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि वर्ड्स की जो कलेक्शन होती है ना उसे हम वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिख दिया यहां पे लिख दिया मैंने दिल्ली, ठीक है। तो देखिए DELHI, तो एक कलेक्शन है वर्ड की, और जैसे ही कलेक्शन वर्ड हुआ तो इससे एक वर्ड बन गया दिल्ली। जो हमारा वर्ड फॉर्मेशन है वो ये निकल के आता है, यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्ड। यानी कि वर्ड कैसे बनता है? वर्ड की कलेक्शन होनी चाहिए। अब ये हमारे क्या है? सारे अल्फाबेट ही तो हमारे DELHI, ये हमारे सारे अल्फाबेट है, और अल्फाबेट है हमारे, तो इनको जब मैंने कलेक्शन किया, इनको मैंने जब कंबाइन किया तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि दिल्ली। मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगा? दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली यानी कि कोई कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है जो हमारे वर्ड फॉर्मेशन बनाती है, ठीक है। सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप है यहां पे मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए, मीनिंगफुल साउंड होना चाहिए वो चीज। यानी कि जब मैं कोई लेटर बना रहा हूं तो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसे मीनिंगफुल होना चाहिए? कैसे? देखिए अब मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने कम, मैंने लिख दिया कम, ठीक है। अब मैंने कम देखा यहां पे तो ये मीनिंगफुल साउंड है, यानी कम मैंने पढ़ा तो दैट मीन्स कम यानी आना, यानी कि दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब है यार ये कोई वर्ड है, और मैंने जैसे ये साउंड प्रोड्यूस किया तो इसका एक लॉजिकल मतलब निकलता होगा जो कि जिसका मतलब होता है आना, तो दैट मीन्स यार मीनिंगफुल साउंड है। अब इसी को मैं कुछ ऐसे लिख दूं EMOC, ठीक है, सी ऐसे लिख देता हूं मैं इसको। अब ये बताओ कोई वर्ड है? इंग्लिश लैंग्वेज में ये कोई वर्ड है? ये कोई वर्ड है? यानी कि वर्ड की कलेक्शन तो है, मुझे ये तो पता चल गया वर्ड की कलेक्शन है, लेकिन बच्चे मीनिंगफुल साउंड नहीं है। वो लॉजिकल चीजों को सोचो, वो मीनिंगफुल साउंड नहीं है, तो दैट मीन्स यार मीनिंगफुल साउंड नहीं है तो मैं उसको वर्ड फॉर्मेशन में कैसे मतलब कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है। ये चीजें आपने दो सीखी, ठीक है। अब देखिए ये चीजें आपने सीखी। अब वर्ड फॉर्मेशन आपसे पढ़ा, आपने वर्ड से आपने सब कुछ पढ़ा वर्ड में। अब वर्ड से निकल के आते हैं बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि फंडामेंटल इंग्लिश में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो कि होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब यहां से हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जन्म होता है जो कि हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सपोज मैं आपके सामने अगर मैं सीधा यहाँ पे प्रोनाउन या नाउन स्टार्ट कर देता आपको क्या ही समझ में आता, ठीक है। जब तक आप इंग्लिश को रूट नहीं मानोगे ना, रूट से यानी कि मेरा मतलब उसकी जड़ को पकड़ो, सीधा जड़ से आप पकड़ोगे चीजों को बिल्कुल अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज से मुझे जो साउंड निकल के आया, और साउंड से जो निकल के आया लेटर निकल के आया, और लेटर से कहीं ना कहीं वर्ड फॉर्मेशन बना होगा जो कि कलेक्शन ऑफ वर्ड होती है, मीनिंगफुल साउंड होती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं वर्ड से निकल के आई होगी बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड से निकल के आई होगी। तो यहां पे मैंने देखा वर्ड, ठीक है, और वर्ड से निकल के आती है बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये निकल के आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड से हमारी, ठीक है। वर्ड से हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में देयर आर हैं, यानी कि कोई पूछ ले कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन फंडामेंटल इंग्लिश, तो हमारा आंसर ही होगा देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो 8 टाइप के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, जो कि हम नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, कंजंक्शन हो गया, ये चीजें हम पढ़ते हैं बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंस में। तो मैं 1 बाय 1 सबको डिस्कस करूंगा, बहुत ही चीज में बहुत ही लॉजिकल और डिटेल चीजों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा नाउन की, जो हमारी लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अहम रोल प्ले करती है, नाउन। अब नाउन को मैं आइडेंटिफाई करूं, थोड़ा सा मैं नाउन को एक्सप्लेन करूं, तो नाउन होता है कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या कोई प्लेस का नाम हो जो एक नाउन के रूप में कंसिडर करवाया गया हो, ठीक है, उसे हम नाउन कहते हैं। यानी कि नेम ऑफ एनीथिंग, मैं ये कह सकता हूं कि नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, नेम ऑफ एनीथिंग। नेम ऑफ एनीथिंग का मतलब ये है मेरा कि नेम वो किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो या फिर वो किसी जगह का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं, लेकिन नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आते हैं हमारे प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन हमने नाउन देखा, अब आती है हमारी प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है देखिए, अब देखिए जब नाउन बार बार, यार देखिए
प्रोनाउन वो होती हैं। अब सपोज मैंने आपके सामने ये लिख दिया कि एक एग्जांपल लिखता हूं आपके सामने, रानी इनवाइटेड रोहन, ठीक है, बट रोहन डिड नॉट कम, ठीक है। ये आपके सामने मैंने एग्जांपल लिख दिया, पूरी की पूरी एक स्टेटमेंट लिख दी कि रानी इनवाइटेड रोहन, रानी ने इनवाइट किया था रोहन को, बट रोहन डिड नॉट कम, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए यार, यहां पे अगर मैं इस रानी को देखूं तो रानी क्या यहां पे नाउन है, ठीक है, और रोहन क्या यहां पे नाउन है, ठीक है, और फिर रोहन क्या है, फिर नाउन है, ठीक है। अब यार लैंग्वेज ये कहती है यार, आप बार बार कोई चीज लिख रहे हो तो वो इलॉजिकल है। अब यार मुझे पढ़ने में ये और लगेगा कैसे कि रानी इनवाइटेड रोहन बट रोहन डिड नॉट कम, ठीक है। अब यार मैंने रोहन को इनवाइट तो किया था, रानी कह रही है कि मैंने रोहन को इनवाइट किया था बट रोहन नहीं आया, ठीक है। और प्रोनाउन ये कहता है कि मैं नाउन को रिपीटेशन से रोकूंगा। अब प्रोनाउन ये कह रहा है कि भाई जब प्रोनाउन कहता है कि यार मैं भी तो कुछ अहम रोल प्ले करता हूं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो नाउन को ही रखोगे तो आप प्रोनाउन को क्या वजूद रह जाएगा फिर। तो प्रोनाउन ये कहता है कि मैं नाउन के रिपीटेशन को रोकूंगा, ठीक है। तो मेरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ मेरे शब्द ध्यान से सुनना कि रिप्रेजेंट अ नाउन, रिप्रेजेंट अ नाउन दैट मीन्स वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि वो नाउन की जगह पे आके अपना प्रोनाउन अपनी प्लेस डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यार यही है इसका मतलब। अब यहां पे अगर ये एग्जाम में एरर आता तो मैं सपोज एक पार्ट ये कर दूं, दूसरा पार्ट ये कर दूं और तीसरा पार्ट ये और चौथा पार्ट नो एरर, तो मेरे को इसमें कौन से पार्ट में एरर छांटना था, मुझे पार्ट छांटना था बी पार्ट में एरर। क्यों? क्योंकि रोहन की जगह यहां पे क्या आना था, ही। तो ही क्या है यहां पे, प्रोनाउन है। ये चीज देखनी है आपको। तो इतनी लॉजिकल चीजें सीखोगे जब भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी, ठीक है। तो यहां पे ही आना था। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं प्रोनाउन की अगर मैं आइडेंटिफिकेशन देखूं तो प्रोनाउन, अगर मैं डेफिनेशन देखूं प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन आ रिप्रेजेंट आ नाउन, यानी कि किसी नाउन को वो रिप्रेजेंट करेगा, किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा वो, तो आ रिप्रेजेंट आ नाउन, यानी कि किसी को नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं यहां से, कैसे देखिए। अब प्रोनाउन क्या है, रिप्रेजेंट आ नाउन, रिप्रेजेंट आ नाउन, ठीक है। वो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि जो नाउन को रिप्रेजेंट कर जाए वो क्या होता है, हमारा प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब आपने दो चीज सीखी, नाउन सीखा, प्रोनाउन सीखा, ठीक है। अब थर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे निकल के आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में एक अहम रोल प्ले करती है। एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे, देखिए एडजेक्टिव सीखेंगे हम। अब यार नाउन पढ़ लिया हमने, प्रोनाउन पढ़ लिया। अब एडजेक्टिव अगर मैं इसको अगर देसी लैंग्वेज में बोलूं एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो एडजेक्टिव वो होते हैं, ये होते हैं, अगर मैं इसको टेक्निकल नाम दूं ना तो एक खरपतवार होती है इंग्लिश लैंग्वेज में। कैसे खरपतवार होती हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल मैं आपके सामने फ्रेम करूंगा। मैंने लिखा यहां पे लिख दिया मैंने ऐसे, दिस बुक इज, यानी कि दिस बुक इज, यानी कि यहां मैं पर्टिकुलर छोटा एग्जांपल लेता हूं, दिस बुक इज सो गुड, ये लिख देता हूं मैं आपके सामने, सपोज सो गुड, ठीक है। और मैंने इसी को ऐसे लिख दिया कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल रहा होगा यार, आपने वेरी लगा दिया, इंटरेस्टिंग लगा दिया, तो यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे इज कॉल्ड अ एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करे वो क्या होती है, एडजेक्टिव होती है। अब आप देखो खुद ही लॉजिकल देखो, बुक क्या है, नाउन है, ठीक है, और जो नाउन में डिटेल ऐड कर रही है वो क्या है, इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। तो यही होता है एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन में भी प्रोनाउन में भी डिटेल ऐड कर दिया। अब मैं सपोज मैं आपके सामने नाउन पढ़ता, मैं प्रोनाउन पढ़ता, अभी आपने दो चीजें पढ़ ली, यानी कि नाउन कह रहा है कि मैं नाउन नेम बताऊंगा, और कह रहा है कि, और प्रोनाउन ये कहता है कि मैं जो नाउन नेम बताएगा उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, और एडजेक्टिव महाराज ये कह रहा है कि मैं दोनों में ही डिटेल ऐड करूंगा, ठीक है। तो अब देखें कैसे, आपने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, अब एडजेक्टिव कह रहा है कि मैं तुम दोनों में डिटेल ऐड करूंगा। तुम दोनों में डिटेल ऐड करने का मेरा मतलब है कि वहां नाउन की ना जरूरत है ना प्रोनाउन की जरूरत है, उनकी जगह पे अपना एक लोता टॉपिक आता है एडजेक्टिव, तो वो होता है एडजेक्टिव, यानी कि जो दोनों में डिटेल ऐड करते हैं, जो
दोनों में डिटेल ऐड करें वो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। मैं यहां पे लिखवा देता हूं, एड डिटेल्स टू नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, ये चीज देखनी है आपको, यानी कि अब आपको देखिए लॉजिक, आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ रही होगी। कैसे? लॉजिकल चीजों को सीखो, इसमें कोई रूल नहीं है। देखिए आपने पढ़ा, नाउन पढ़ लिया आपने, प्रोनाउन पढ़ लिया आपने, एडजेक्टिव पढ़ लिया आपने। अब हमारी फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी जो निकल के आती है ना, वो होती है कंजंक्शन। ठीक है, फोर्थ हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आती है, वो होती है कंजंक्शन। अब देखिए कंजंक्शन क्या होती है, ये होती है हमारी कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिए कंजंक्शन क्या होते हैं। पहले मैं कंजंक्शन की डेफिनेशन दूंगा, फिर मैं आपको चीजें अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, कंजंक्शन क्या होते हैं। देखिए कंजंक्शन क्या होते हैं। कंजंक्शन वो होते हैं बच्चे जो किसी टू स्टेटमेंट को रिलेट करते हैं। ठीक है, रिलेट मेरा कहने का मतलब है यानी कि कोई जॉइनिंग वर्ड, यानी कि दो स्टेटमेंट को वो जोड़ने का काम करे, इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। ठीक है, यानी कंजंक्शन क्या होते हैं, जॉइनिंग टू स्टेटमेंट, या बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं टू क्लोज स्टेटमेंट, तो एक ही हो जाएगी, टू क्लोज लिख सकता हूं मैं यहां पे। ठीक है, यानी कि कंजंक्शन वो होता है जो कि एक जॉइनिंग का काम करता है, कि वो दो स्टेटमेंट को, दो क्लोज को जोड़ने का काम करता है, इज कॉल्ड अ कंजंक्शन। ठीक है, कंजंक्शन वो होता है किसी दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब हमारी यानी कि हमारी पांचवी पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आती है हमारी वर्ब। देखिए वर्ब होती है इंपॉर्टेंट है, वर्ब क्या होती है। ठीक है, वर्ब वो होती है बच्चे किसी एक्शन को, किसी पोजीशन को, या फिर किसी हैपनिंग को जो रिप्रेजेंट करे। कैसे? मैं यहां पे लिख देता हूं, किसी एक्शन को, ठीक है, या फिर वो किसी पोजीशन को, या फिर वो किसी हैपनिंग को। ठीक है, इन चीजों को वो शो करे ना, वो होती है वर्ब। ठीक है, कैसे? मैंने यहां पे लिखा राम रन, अरे सॉरी, मैंने यहां पे लिखा राम रन फास्ट। ठीक है, मैंने यहां पे स्टेटमेंट ये लिख दी। अब मुझे एक बात बताइए यार, रन क्या एक वर्ब है। ठीक है, रन क्या एक वर्ब है, और वर्ब में क्या कर रही है। अब राम किस चीज का काम कर रहा है, वो एक्शन का काम कर रहा है। क्या राम क्या दौड़ने का काम करता है, यानी कि दौड़ने में कोई ना कोई एक्शन तो लगा होगा, दौड़ने में कोई ना कोई एक्शन भी लगा होगा, कोई टाइम कंज्यूम भी हुआ होगा। तो यानी कि राम क्या है, दौड़ने का काम करता है, और दौड़ने में क्या इंक्लूड है बच्चे, वो एक्शन कर रहा है दौड़ने का। ठीक है, तो ये होती है वर्ब। पोजीशन मतलब वो होता है, पोजीशन मतलब होता है किसी मतलब अधिकार दिखाना अपना। मैं बोल देता हूं आई हैव अ कार, यानी कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक कार है, जैसे कि मेरे पास इकलौती एक कार है, दुनिया के पास कार नहीं है, तो मैं वहां अपनी पोजीशन दिखा रहा हूं कि आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है। ठीक है, मैं वहां अपनी पोजीशन दिखा रहा हूं। हैपनिंग वो होता है बच्चे किसी चीज में कोई हैपनिंग हो, या वो चीज हो भी रही हो या नहीं हो रही हो, इज कॉल्ड अ हैपनिंग, जो कि वर्ब में कंसिडर हो गए। कभी हम वर्ब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं चीजें डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि ये तीन चीजें होती क्या है। हालांकि और भी वर्ब होती है, बहुत सारी वर्ब होती हैं, लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ वर्ब्स, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हैं। बहुत सारी वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, डाई ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव। ठीक है, बहुत सारी वर्ब है जो कि हम वर्ब टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पांचवें पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आई हमारे पास में वर्ब। अब छठी पार्ट्स ऑफ स्पीच आती है हमारे सामने, क्या? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? देखिए बच्चे एडवर्ब वो होती है, देखिए एडवर्ब इकलौता टॉपिक ऐसा है, यानी कि कह सकता हूं मैं द फादर ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश में, यानी कि सबका बाप है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कहता है? एडवर्ब ये कहता है मैं नाउन में भी, प्रोनाउन में एडजेक्टिव लो, ठीक है, एडवर्ब लो, वर्ब लो, यानी कि सब चीज में वो डिटेल ऐड करवाता है एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब सब चीज को हाईलाइट करता है, रिप्रेजेंट करता है, सब चीज में अपनी डिटेल ऐड करवाता है एडवर्ब। ठीक है, वो नाउन में भी, प्रोनाउन, वर्ब, कंजंक्शन सब में अपनी डिटेल ऐड करवाता है, इज कॉल्ड अ एडवर्ब। और ये देखो एडवर्ब खुद को भी अपनी डिटेल ऐड करवाता है, यानी खुद में भी वो डिटेल ऐड करता है। एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर जाता है, यानी कि एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है इकलौता जो सम टाइम होल सेंटेंस भी वो करवाता है, और कभी कभी ये खुद को भी क्वालिफाई कर जाता है, यानी कि एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जो सब में डिटेल ऐड करवाता है। ठीक है, सारी इंग्लिश लैंग्वेज में डिटेल ऐड करवाता है, जितनी भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनमें ये डिटेल ऐड करवाता है। ठीक है,
अब हमारी 7th पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आती है हमारी क्या, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, अब काफी बच्चों ने पहली बार सुना होगा इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन वो होता है जो हमारे इमोशन हमारी फीलिंग्स, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है, वो होता है हमारी इंटरजेक्शन, जो कि एक नरेशन में हम कंसिडर करके चल सकते हैं इसको, ठीक है। नरेशन में हम इसको कंसिडर करके चल सकते हैं, यानी कि इमोशन हमारी फीलिंग को जो रिप्रेजेंट करे। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब यह है, हैप्पीनेस लो, एंग्री लो, कुछ भी लो, हम रोते हैं, हम हंसते हैं, हम गाते हैं, हमारा गुस्सा, हमारा प्यार, यानी कि ये सब क्या है, फीलिंग्स है, हमारे इमोशन है, और इन चीजों को जो रिप्रेजेंट कराए वो ही होता है इंटरजेक्शन, जो कि एक नरेशन में पढ़ते हैं हम, ठीक है। नरेशन में हम इस चीज को पढ़ते हैं जो कि हमारी ये चीजें होती हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती है हमारी, 8वीं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बचती है हमारी, ठीक है। हमारे पास हो गया नाउन, हो गया प्रोनाउन, हो गया एडजेक्टिव, हो गया कंजंक्शन, हो गया वर्ब, हो गया एडवर्ब, हो गया इंटरजेक्शन, हो गया, और लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच बचती है हमारे पास में, जो कि होती है एक आर्टिकल या फिर डेटर्मिनर्स भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है हमारे पास में, आपने सुना होगा आर्टिकल होते हैं ए एंड द, ये 3 आर्टिकल होते हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आर्टिकल, जो कि लैंग्वेज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये था इंग्लिश का आपका इंट्रो, जो कि हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज से साउंड, लेटर्स, जो कि हमारी ये वर्ड फॉर्मेशन बनते हैं, इन चीजों से हम निकल के आते हैं, सारी चीजें हमारी ऐसे बनती है। तो ये कंप्लीट वीडियो ये थी कि हम इंग्लिश को कैसे अप्रोच करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है। द बेस्ट वे था ये पढ़ने का। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे तो मैं एक टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वो है प्रोनाउन, और प्रोनाउन को मैं बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोनाउन एक्चुअली में होता है क्या। ये कतई फर्क नहीं पड़ता आपने इंग्लिश कहां से पढ़ी है, लेकिन जो मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, दी बेस्ट होगा प्रोनाउन। अब हम स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, जब भी हम लाइव आएंगे तो हम करेंगे प्रोनाउन स्टार्ट। प्रोनाउन कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोनाउन को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस चीजों पे मैं बेसिकली डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में यही था कि हम इंग्लिश को कैसे ड्राइव करते हैं, सारी चीजें ड्राइव करके मैंने बताई, ठीक है। आपको कोई भी लेक्चर की पीडीएफ चाहिए हो, देखिए मैंने इसी चैनल पे काफी वोकैब मैंने डाली हुई है, जो कि अपकमिंग एग्जाम्स में और जितने भी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं उन सब में वोकैब आई है, जो कि मेरी क्लास से आई है, ठीक है। बहुत सारी वोकैब आई है, मैं 8 से 9 से 10 क्लासेस वोकैब की ले चुका हूं मैं। उनमें से काफी वोकैब आई है, जो कि काफी स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि वोकैब आई थी इस चीज में से। मैंने भी कुछ एग्जाम्स दिए थे, उनमें भी वो वोकैब आई थी, ठीक है। और मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के अपनी अभी रिसेंट में अपना सीजीएल चल रहा है, ठीक है, उसके भी काफी प्रैक्टिस सेट्स मैंने डाले हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, जो कि काफी हेल्प मिलेगी उन चीजों से आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपका अगर कोई भी डाउट आप क्वेरी करना चाहते हो, या कोई भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट हो आपको, तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सब मेरी और सारी लेक्चर्स की पीडीएफ, जो लेक्चर्स होते हैं हमारे, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल होती है, और जो भी आपको कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है वो इंस्टाग्राम पे अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी वीडियो, जो कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे अप्रोच करते हैं। तो गुड बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, वेल थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।